नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाए में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा की बीवी के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट हैं। कांग्रेस का सनसनीखेज इंकशाफ। राहुल ने कहा इलेक्शन के बाद सीधे जेल जाएगा बिस्वा शर्मा। लोकसभा सीटों में 50% इजाफे की मोदी हुकूमत की मसाई पर कांग्रेस की तशवीश। मोदी हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी पर कड़ी तनकीद। इल्जामात के जवाब में वीडियो जारी करके कहा पिक्चर अभी बाकी है। अहमदाबाद तैयारा हादसे के मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा खत। मुआवजा नहीं सच चाहते हैं। हुकूमत पर हक़ाइक़ को छुपाने का लगाया इल्ज़ाम। नहीं थी सुर्खियाँ, अब खबरों की तफसील पेश है। कांग्रेस के तर्जुमान पवन खेड़ा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आसाम के चीफ मिनिस्टर बिस्वा शर्मा के खिलाफ करप्शन और धांधलियों के इल्जामात के बीच इस बात का भी सनसनीखेज इंकशाफ किया कि बिस्वा शर्मा की बीवी के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट हैं। उनका कहना था कि बिस्वा शर्मा की बीवी मुत्तहदा अरब इमारात दुबई के पासपोर्ट के अलावा मिस्र और एक अफ्रीकी मुल्क का भी एक पासपोर्ट रखती हैं। इन्होंने कहा कि जो घुसपैठियों की बात करता है वो किसी भी वक्त मुल्क से फरार हो सकता है। सबसे पहले एक चौंकाने वाली जानकारी दूंगा और आप भी हैरान हो जाएंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रेनिकी भूइयां शर्मा के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। आपको ये दिखा रहे हैं हमारे साथी। ये जो गोल्डन कार्ड है ये यूएई का गोल्डन कार्ड है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी। इसमें जारी हुआ ये 14 मार्च 2022 को, खत्म हो रहा है 13 मार्च 2027 को। ये पहला सबूत हम आपके सामने रख रहे हैं। नंबर 2, एंटीगुआ बारबुदा एक देश है। भूइयां शर्मा रेनिकी जारी हुआ 26 अगस्त 2021 को, खत्म होगा 25 अगस्त 2031 को। तीसरा, अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट रेनिकी भूइयां शर्मा जारी हुआ 13 फरवरी 2022 को, खत्म होगा 12 फरवरी 2029 को। ये तो 3 है, बाकी भी हो सकते हैं, हमें नहीं मालूम। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री की पूरी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर आधारित हो, उसकी अपनी पत्नी 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट रखती हो और एक एंटीगुआ का पासपोर्ट रखती हो। नंबर 1। नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि भारत के कानून के हिसाब से आप ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रेनिकी भूइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इज शी अ citizen of India also? Because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह जो गृह मंत्री हैं
और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है। उधर राहुल गांधी ने आसाम में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए विश्वास शर्मा को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि विश्वास शर्मा जैसा करप्ट और नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर दुनिया ने आज तक नहीं देखा होगा। इन्होंने कहा कि विश्वास शर्मा के दिन अब आगे हैं और बहुत जल्द उन्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। और आज आपके पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। और यह पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि यह जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं, माफी का कोई मतलब नहीं है, कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी करनी है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। हमारी बात नहीं है, असम की जनता इसको नहीं छोड़ने वाली है। ये जो आपका प्रदेश है, ये फूलों का गुलदस्ता जैसा प्रदेश है। इसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। और आपकी शक्ति भाईचारा और प्रेम है, यही असम की शक्ति है। और यही आपने पूरे देश को दिखाया, दुनिया को दिखाया है। जो मैंने नाम पढ़े, शंकर देव जी से लेकर जुबिन गर्ग तक, इन्होंने यही काम किया था, लोगों को जोड़ने का काम किया था। अलग अलग कम्युनिटीज हैं। यहां पे आपने मुझे ये गुरखा का चिन्ह दिया है, ये दिया है ना। आप लोगों ने देश की रक्षा की है, बॉर्डर पे आप लोग हमारी रक्षा करते हो, आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है देश को। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि लोकसभा की नशिस्तों में मुजवज़ा इजाफे के हवाले से आवाम को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक सख्त अल्फाज पर मबनी बयान में रमेश ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर-ए-आज़म गुमराहकुन बयान देकर धोखादही की अपनी पुरानी चालें चल रहे हैं। इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस दावे का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि लोकसभा की नशिस्तों में 50% इजाफा जुनूबी हिंद की रियासतों के लिए नुकसानदा साबित नहीं होगा। मिस्टर जयराम रमेश ने कहा कि इसके असरात सिर्फ जुनूबी रियासतों तक महदूद नहीं रहेंगे। इन्होंने नोट किया कि ये सिर्फ जुनूबी हिंदुस्तान नहीं है, बल्कि पंजाब और हरियाणा जैसी रियासतें और शुमाल मशरिकी नॉर्थ ईस्ट खित्ते की रियासतें भी अपनी निस्बती असर व रसूख में कमी देखेंगी। मगरबी बंगाल के भवानी नगर असम्बली हल्के में ममता बनर्जी और बीजेपी के रियासती सदर सुवेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर है। इस बीच इलाके के नौजवानों ने बेरोजगारी की शिकायत की है और कहा कि बीजेपी से कोई अच्छी तवक्को नहीं रखी जा सकती। उनका कहना था कि रियासत में बेरोजगारी और तरक्की के लिए वोट किया जाएगा और यहाँ नफरत की राजनीति चलने वाली नहीं है। अच्छा है, बहुत दिन हो गया
जो है वो भी सही है। अगर कोई आए तो हम लोग के लिए सोचे थोड़ा। जॉब्स का तो बहुत जॉब्स का तो बहुत पंगा है ये वो, तो उसका थोड़ा जो देखे अच्छे से उसी को देंगे। ये जो सीट है ये हाई प्रोफाइल सीट है। एक तरफ ममता बनर्जी हैं, सीएम है यहाँ की दीदी, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, दो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट यहाँ से हैं। तो आप लोगों की अपने एरिया के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, एक्सपेक्टेशन किसी से एक कैंडिडेट से नहीं है, एक्सपेक्टेशन इस चीज सीट से है कि वो हम लोग के लिए कुछ अच्छा करे, बस उसी चीज का है। अब कौन क्या अच्छा करेगा वो तो बाद में देखेंगे, बट एक्सपेक्टेशन वही है। तो अब किसको देंगे वो तो ऑब्वियसली नहीं बता सकते, लेकिन जो भी हो, एक्सपेक्टेशन यही है कि जो आए वो देखे। सब सड़कें गंदा है अभी, जो भी हो, नौकरी ये वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है अभी यूथ के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, बस उतना सही। बेसिकली क्या यहाँ पे वैसा कुछ डिमांड हम बोले जाते क्या अभी जो बेसिकली हम यहाँ क्या बोले जाते हैं भेदभाव जो बेसिकली होते हैं, और खासकर पुलिस प्रोटेक्शन और ये सब चीज का लेके कोई जगह कोई हेल्प मांगता है, ये मांगता है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ही रेयर रहता है। मुसलमान लोगों को ज्यादा ये मतलब प्रोवाइड ही मिलता है, हिंदू लोगों को कम ही। ऐसा नहीं है मिलता नहीं है, मिलता है, लेकिन 50% चांसेस बहुत ही कम ही रहता है। इस बार देखते हैं कि इसका क्या होता है। अगर लेकिन यूथ का पर्टिकुलर क्या डिमांड है? आप यूथ है का ना, आप अपने लिए क्या सोच रहे हैं? बंगाल में क्या चाहिए आप लोगों को, या है ऑलरेडी? बेसिकली क्या होता है यूथ का आपको अगर काम वाम करने के लिए इम्पोर्टेंट बेसिकली क्या है, रोजगार करना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट है। रोजगार के लिए अभी चांसेस बहुत कम होता है यहाँ पे, अभी वैसा कुछ रोजगार टाइप में हो नहीं रहा है। अगर होने का है वही देखा जाएगा। सरकार अगर आते हैं, जैसे बीजेपी अगर शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो देखा जाए उनके ऊपर क्या, जैसे ममता बनर्जी को वोट देखें, अब इस बार देखते हैं शुभेंदु अधिकारी क्या करते हैं। अभी देखा जाए तो जो भी आए यहाँ पे, तो जो भी पार्टी आए एग्जिस्टिंग या कोई नया आए, तो उनसे कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज मिल सकता है तो अच्छा है यूथ के लिए। जॉब्स हो, बेसिक डेवलपमेंट्स हो, कोई एक साइड ज्यादा देखे एक साइड कम देखे, ऐसा ना हो। कुछ भी हो कॉम्प्रिहेंसिव हो, सबके लिए अच्छा है जो वो देखा जाए। तो अभी आप लोग सेटिस्फाइड नहीं है? कुछ हिसाब से है, कुछ हिसाब से नहीं है। There are some parts that needs development, quite a few parts, and some parts which are going like jobs and everything, infrastructure का थोड़ा पार्ट, हेल्थ, वो थोड़ा डेवलप्ड होना है। अब देखते हैं क्या होता है। डेवलपमेंट सर, जॉब्स वगैरह तो चाहिए। जो भी सरकार आए, या बीजेपी आए या तृणमूल आए, कोई भी सरकार आए, जो भी सरकार आए, हम लोग का यूथ को देखे, यूथ को नौकरी दे, यूथ का मतलब बढ़ावा करे और डेवलपमेंट हो, बस यही चाहिए। नौकरी एक बड़ी समस्या आप लोग? नौकरी सही बड़ी समस्या है, नौकरी का बहुत किल्लत है इधर पे, वेस्ट बंगाल में स्पेशली। तो वही अगर ठीक ठाक करें। देखा जाता है कि सब आउटसाइड जाते हैं, चाहे हाँ, बैंगलोर, ये घर छोड़कर। जी, जहाँ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है तो जा रहे हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे भी अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगा तो लोग रहेंगे। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा रुकन राघव चड्ढा और इनकी पार्टी के दरमियान अब इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडरान की तरफ से राघव चड्ढा के खिलाफ पंजाब के मसाइल न उठाने के इल्जाम आयद किए गए हैं। इन इल्जाम के दरमियान पंजाब के मसाइल पर राघव चड्ढा ने वीडियो जारी करके जवाब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राघव चड्ढा ने एक वीडियो पोस्ट करके लिखा कि मेरे इन साथियों के लिए जिन्हें ये कहते हुए वीडियो जारी करने पर मजबूर होना पड़ा कि राघव चड्ढा पार्लियामेंट में पंजाब के मसाइल को उठाने में नाकाम रहा। यहाँ एक छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना लें, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं देंगे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। यह सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी,
उस पर साइन करने से मना कर दी। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों बढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया हूं। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। जय हिंद। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार के रोज़ ईस्टर के मौके पर मुल्क भर के अवाम को मुबारकबाद दी और इस त्यौहार से वाबस्ता उम्मीद, तजदीद और एकजहती के इक़दार पर रोशनी डाली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ईस्टर की मुबारकबाद, ये मुक़द्दस दिन उम्मीद और जदीद तजदीद का जश्न मनाता है। दुआ है कि यह हर एक की ज़िंदगी में अमन, खुशी और रोशनी लेकर आए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात सबको मेहरबान बनने की तरगीब दें और माशरे में बाहमी इत्तेहाद के जज्बे को मजबूत करें। ईस्टर जो मसीही बरादरी के अहम तरीन त्यौहारों में से एक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़िंदा होने की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार मायूसी पर फतह और नई शुरुआत की अलामत है, जिसमें दुआएँ, समाजी इज्तिमात और खैराती काम जश्न का मरकज़ी हिस्सा होते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में गुज़िश्ता बरस होने वाले दर्दनाक तैयारी हादसे में जान गंवाने वालों के लवाहिकीन को तकरीबन 10 माह गुजरने के बाद भी कई सवालों के मुकम्मल जवाब नहीं मिल सके। यही वजह है कि इन मुतासिरा ख़ानदानों ने अब वज़ीर-ए-आज़म मोदी को ख़त लिखकर एयर इंडिया तैयारा हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात सामने लाने का मुतालबा किया है। मुतासिरा ख़ानदानों का कहना है कि उन्हें मुआवज़ा नहीं बल्कि सच चाहिए। उन्हें जानना है कि आखिर वो कौन सी गलती थी जिसने एक ही पल में 260 जानें ले ली। एयर इंडिया तैयारा हादसे के मुतासरीन के सोगवार ख़ानदानों ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिखकर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR और ब्लैक बॉक्स डेटा जारी करने की अपील की है। मुतासरीन के अहल खाना का ख्याल है कि जब तक हकीकत सामने नहीं आती, उनका गम कम नहीं होगा। ये सिर्फ एक तकनीकी मुतालबा नहीं है, बल्कि जज्बाती इंसाफ की अपील है। अहल खाना ने अपने ख़त के कापियाँ शहरी हवाबाजी हुक्काम, AIB और DGCA के अलावा गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल को भी भेजी हैं। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे एक ऑनर। आसाम के चीफ मिनिस्टर विश्वा शर्मा की बीवी के पास 3 मुल्कों के पासपोर्ट हैं। कांग्रेस का सनसनीखेज इंकशाफ। राहुल ने कहा इलेक्शन के बाद सीधे जेल जाएगा विश्वा शर्मा। लोकसभा सीटों में 50% इजाफे की मोदी हुकूमत की मसाई पर कांग्रेस की तशवीश। मोदी हुकूमत पर अवाम को गुमराह करने का लगाया इल्जाम। राघव चड्ढा की आम आदमी पार्टी पर कड़ी तनकीद। इल्जामात के जवाब में वीडियो जारी करके कहा पिक्चर अभी बाकी है। अहमदाबाद तैयारा हादसे के मुतासरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को लिखा खत, मुआवजा नहीं सच चाहते हैं, हुकूमत पर हक़ाइक़ को छुपाने का लगाया इल्ज़ाम। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा ख़त्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।